हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर प्रगति। आज फिर से आप सबके साथ हूँ। होप सो आप सब अच्छे होंगे और रेगुलर वे में एक्सरसाइजेस कर रहे होंगे। तो गाइस, आज मेरा नया टॉपिक है रोटेटर कफ इंजरी। आखिर रोटेटर कफ इंजरी क्या होता है और इसमें क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ती है और क्या क्या सावधानी आपको इसमें बरतनी चाहिए, यही वीडियो में आज मैं आप सबको बताने जा रही हूँ। तो चलिए गाइस, जान लेते हैं रोटेटर कफ इंजरी क्या होता है। गाइस, जैसा कि आप जानते ही हैं, कंधों की समस्या आए दिन बढ़ती चली आ रही है और ये 35 साल की उम्र के बाद अक्सर देखी जा रही है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ रोटेटर कफ इंजरी क्या होता है। रोटेटर कफ मांसपेशियों और टेंडन का एक ऐसा समूह है जो कंधों के जोड़ों के पास होता है और हमारे हाथों को मोड़ने में, उठाने में, एक्टिविटी करने में हमारी सहायता करता है। और कभी भी इसमें कोई खिंचाव आ जाए या कोई भी परेशानी इसमें आ जाए तो इसमें हमें ये इंजरी होने का चांस होता है। गाइस, रोटेटर कफ इंजरी आजकल लगभग जो है 35 साल की उम्र के बाद अक्सर देखने को मिल रही है। उससे पहले भी आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हर 35 साल उम्र के बाद दिखे, 45 एज के बाद भी दिख सकती है। कोई भी ऐसी जो है एज में आपको देखने को मिल सकती है। बट गाइस, इसमें आखिर होता क्या है और इसमें क्या क्या कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हैं, सबसे पहले वो जान लेते हैं। गाइस, इसमें सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रा स्पाइनेटस, सब स्कैपुलारिस, टेरिस माइनर, ये 4 मसल्स जो होती हैं शोल्डर मसल्स होती हैं, जो क्या कहते हैं अबडक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन और एक्सटर्नल रोटेशन कराने का काम करती हैं। जब भी हमें रोटेटर कफ की इंजरी हो जाती है तो हमारे ये जो भी मूवमेंट्स होती हैं वो प्रॉपर नहीं हो पाती हैं। पेशेंट हाथ जो है बिल्कुल भी उठा नहीं पाता है। मान लीजिए वो अगर हाथ उठा रहा है तो इस तरीके से हाथ उठाएगा और जब नीचे ले जाएगा तो उसे एक जर्क सा आएगा और उसे बहुत एक्सट्रीम पेन होगा शोल्डर में। तो कभी भी अगर आपको ऐसे पेशेंट दिख रहे हैं तो ये जो पेशेंट होते हैं इनको इसी तरीके का पेन होता है। तो कहीं ना कहीं इनकी इन सब मसल्स में अफेक्ट पहुंचता है। सुप्रा स्पाइनेटस टेंडनाइटिस भी आपने सुना होगा। इसमें भी जब उस मसल्स का टेयर होता है या उसमें पेन जब भी स्टार्ट होता है तो उसमें अबडक्शन जो है नहीं हो पाता है। हाथ को इस तरीके से जब भी पेशेंट उठाएगा साइड से तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से वो एक्सटर्नल रोटेशन भी नहीं कर पाएगा, यानी कि पीछे हाथ वो ले जा नहीं पाएगा। जब भी पीछे हाथ ले जाएगा तो उसे बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कई पेशेंट तो ऐसे होते हैं जो हाथ बिल्कुल भी नहीं ले जा सकते, इतने में ही हाथ रोक लेते हैं। तो इस तरीके के जो है हमें पेशेंट में सिम्टम्स मिलेंगे, ऐसे साइन मिलेंगे जिससे जो है पेशेंट जूझ रहा होता है। गाइस, अब ये किस किस वजह से होता है, क्या इसके कॉज होते हैं, ये जान लेते हैं। गाइस, सबसे पहला कॉज होता है फॉल। अगर आप कभी भी सीढ़ियों से गिर जाते हैं या पेड़ में लकड़ी काटते समय आप पेड़ से गिर जा रहे हैं या कभी भी गिरने की वजह से ये जो है आपका आउट ऑफ स्ट्रेच आपके शोल्डर में पड़ रहा है तो आपको ये परेशानी होने के चांस हैं। या कोई भी जर्की मूवमेंट आप कर रहे हैं तो भी ये समस्या आपको हो सकती है। या मान लीजिए कोई भी आपको स्पोर्ट्स इंजरी हो रही है तो भी आपको ये परेशानी देखी जा सकती है। तो इसलिए आपको बहुत केयरफुली जो है सारी चीज़ों को करना होता है जिससे कि आपके आसपास के जॉइंट, आसपास के मसल्स में कोई भी अफेक्ट ना पहुँचे। ये तो रहे कॉज की बात। अब जान लेते हैं सिम्टम्स। सिम्टम्स पेशेंट के लगभग मैंने आपको बता ही दिए हैं कि पेशेंट कैसी कंडीशन में आएगा और क्या कंडीशन उसकी रहेगी। अब उसमें देख लेते हैं कि और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जब भी ये चीज़ें आपको होंगी उसमें इन्फ्लामेशन, पेन, लॉस ऑफ रेंज ऑफ मोशन, क्योंकि देख लीजिए पेशेंट बिल्कुल भी हाथ नहीं उठा पा रहा है तो उसका रेंज ऑफ मोशन है ही नहीं, प्रॉपर तरीके से हो ही नहीं पा रहा है। और जब स्टार्टिंग में ये चीज़ होती है, रोटेटर कफ इंजरी होती है, तो पेशेंट को जो डॉक्टर हैं काफ़ी टाइम तक रेस्ट पोजीशन में बोलते हैं कि अपना हाथ में रेस्ट रखिए, इसमें ज़्यादा मूवमेंट मत करिए, घर के काम मत करिए, ये कोई भारी सामान मत उठाइए। उस वजह से क्या होता है कि हाथ काफ़ी टाइम तक एक ही पोजीशन में रह जाता है जिस वजह से उसे फ्रोजन शोल्डर होने के चांसेस भी हो सकते हैं, यानी कि जॉइंट का बिल्कुल जाम हो जाना, वो भी आपको होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी रेस्ट के बाद ये समस्या भी आपको देखी जाती है।
तो गाइस ये तो रहे इसके सिम्टम्स जो जो हमें इसमें देखने को मिले हैं। कई बार इसमें एक सिम्टम्स और आता है, तो हम पेशेंट में लगभग जब भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो चेक कर ही लेते हैं इसमें, वहाँ के सेंसरी जो सेंसेशन है वो भी चेक कर लेते हैं पेशेंट कि वहाँ पे नमनेस वगैरह, वहाँ टिंगलिंग तो नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें भी जो हैं वहाँ पे डॉक्टर आपके चेक कर लेंगे कि कहीं वहाँ पे गर्म ठंडे का एहसास पेशेंट को हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें भी उसमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस अब ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में आप क्या क्या करेंगे। आप इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करवा सकते हैं, एमआरआई करवा सकते हैं। बाकी फिजियोथेरेपिस्ट कुछ टेस्टों के द्वारा भी पता लगा लेते हैं कि उनको ये समस्या हो रही है और उस दौरान भी वह ट्रीटमेंट दे सकते हैं। बाकी वह क्लियर कर लेते हैं एमआरआई और एक्सरे के थ्रू। अब जान लेते हैं कि इसमें आप क्या क्या ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को। गाइस देखिए, ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो प्रॉपर रेस्ट दिया जाएगा, उसे आइस पैक दिया जाएगा जिससे कि पेशेंट में जो भी पेन हो रहा है, जो भी उससे परेशानी हो रही है, वो परेशानी उसको ना हो। आइस पैक लेने से काफ़ी हद तक वहाँ की स्वेलिंग जो जॉइंट के अंदर हो गई है वो रिलैक्सेबल हो जाती है, जिससे कि वो धीरे धीरे रेस्ट लेवल में जाएगी और रेस्ट लेने से उसकी जो मसल्स हैं उसमें हीलिंग प्रोसेस थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगी, जिस वजह से उस हाथ को हमें ऐसा बनाना है कि हम उसे आगे जाके एक्सरसाइज करवा के उसे उसी वे में ले आएँ जिस वे में उसका हाथ था। तो उसके लिए स्टार्टिंग में ही ट्रीटमेंट में हमें काफ़ी केयरफुली ट्रीटमेंट देना होता है और स्लोली हमें प्रोग्रेस लेवल पे ले जाना होता है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम एकदम से इसमें एक्सरसाइजेस नहीं करा सकते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में डॉक्टर आपको रेस्ट के लिए ही बोलेंगे। तो गाइस अब इसमें इसके साथ साथ कुछ दवाइयाँ भी चलेंगी, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी, नसेड्स, इस तरीके की चीज़ें भी चलेंगी। आफ्टर दैट इसमें प्रोग्रेसिव एक्सरसाइजेस चलेंगी, आइसोमेट्रिक्स एक्सरसाइजेस चलेंगी अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। दैन गाइज़ ये तो रहा ट्रीटमेंट के बाद जो मैंने आपको बताई। मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस इसमें शो कर दूंगी आगे, जो आप फ़ोटोज़ के द्वारा देख लीजिएगा। अदरवाइज़ जब भी क्लिनिक में पेशेंट हमारे पास आते हैं, जिस कंडीशन में भी आते हैं, उस हिसाब से ही हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस कराते हैं। गाइस फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में जब पेशेंट स्टार्टिंग में आते हैं तो सबसे पहले हम उसमें टेंस, आइस पैक और यूएसबी देते हैं, जिससे कि उसके कंधों के होने वाले दर्द में आराम आ जाए। उसके बाद ही कुछ टाइम बाद जब हमें लगता है कि पेशेंट को काफ़ी हद तक आराम है और वो एक्सरसाइज करने के लायक हो चुका है, उसके बाद हम उसमें एक्सरसाइजेज वगैरह स्टार्ट करते हैं। वो भी स्लोली, जैसे कि फिंगर लेडर हो गया, रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हो गया और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस हो गया। तो इस तरीके की एक्सरसाइज उसमें हम चालू करते हैं। तो गाइस ये तो रही थी ट्रीटमेंट की बात। अब जान लेते हैं कि इसमें और क्या क्या होता है। देखिए गाइस, अगर बिल्कुल ही बहुत सीवियर टाइप का आपकी कंडीशन आ चुकी है तो इसमें सर्जरी सबसे लास्ट ऑप्शन होता है, जो फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा भी नहीं ठीक हो रहा है या डॉक्टर्स द्वारा भी नहीं हो पाया है तो लास्ट में इसमें सर्जरी ही करवानी पड़ती है। आफ्टर दैट जो भी ट्रीटमेंट होता है वो फिजियोथेरेपी ये सब रहता है। तो सर्जरी के बाद सर्जरी की जो एक लेवल आता है वो बहुत लास्ट स्टेज में आता है कि मान लीजिए बिल्कुल टीयर तगड़ा वाला हो गया तो ही उसमें ये चीज़ आएगी। तो गाइस ये था रोटेटर कफ इंजरी। होप सो आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक मेरी यह इन्फॉर्मेशन ज़रूर पहुँचाएँ। अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।